पिछले सेशन में हमने पढ़ा था आवेश वितरण। आवेश वितरण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ा था। 3 प्रकार के आवेश वितरण पढ़ा था, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। यानी कि वस्तुओं पे आवेश किस प्रकार से वितरित होता है जब वस्तु को आवेशित करते हैं, तो 3 प्रकार से हमने पढ़ा था। फिर उसके जस्ट बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वह है वैद्युत क्षेत्र। तो ये इस पूरे वैद्युत वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, इससे रिलेटेड कई टॉपिक्स होंगे इसके अंतर्गत, तो हम स्टडी करेंगे इसका। हाँ, सबसे पहले कि आप लोग जो पिछला वीडियो बनाया गया है उस वीडियो का नोट्स जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसमें PDF होगा, आप उसको डाउनलोड करके आप अपने हाथ से लिखेंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे। नोट्स बनाने से ही आपको तैयार होगा, तो ध्यान रहे मैं PDF लिंक में दे दूंगा। PDF का लिंक आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके फिर उसको आप अपने हाथ से लिखेंगे। तो सारे PDF हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे, या हो सकता है कुछ उसमें टाइप करके मैं दूँ, क्योंकि मेरे पास हैंड रिटन नोट्स पुराना है तो मैं उसी को PDF बना के सेंड कर दूंगा। और जो नोट्स नहीं है मेरे पास जिस भी टॉपिक का, तो मैं उसको हाथ से नहीं लिखूंगा, मैं उसको टाइप करके सेंड कर दूंगा। तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके वो ओपन होगा। आप में अगर टेलीग्राम नहीं होगा तो आप टेलीग्राम अपना बनाएंगे, टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे, वहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे और उसमें मैं पूरे PDF और वीडियोस भी वहाँ पे भी अपलोड होता है। तो आप कहीं से भी, चाहे यूट्यूब से चाहे टेलीग्राम से वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन PDF हमेशा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बल्कि वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेगा। उसका लिंक मैं यूट्यूब के वीडियो में दे दूँगा, ध्यान में। तो नोट्स बनाते ही चलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये कोई बिंदु आवेश है Q, ये कोई बिंदु आवेश है Q। तो इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आता है तो उस आवेश पर यह आवेश अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। तो इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर कोई दूसरा आवेश जैसे Q0, कोई दूसरा आवेश आएगा इस क्षेत्र में तो यह क्या करेगा, इस पर वैद्युत बल आरोपित करेगा। तो उस क्षेत्र को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर आवेश अपना प्रभाव बनाए रखता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। या वह क्षेत्र जिस पर कोई आवेश अपना प्रभाव बनाए रखता है। यह आवेश अपना प्रभाव बनाए, किस प्रकार का प्रभाव, आवेश के पास कौन सा प्रभाव होता है, वैद्युत बल का प्रभाव। यानी यह आवेश अपने चारों तरफ के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाएगा। तो जितनी दूरी तक अपना प्रभाव दिखा सकता है उस दूरी के क्षेत्र को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। यानी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरे आवेश पर यह आवेश वैद्युत बल लगा सके, यानी कोई दूसरा आवेश इसके प्रभाव को अनुभव कर सके, उस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हुआ वैद्युत क्षेत्र। फिर अगला जो टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा कि आवेश के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो यह कितना बल का अनुभव कर रहा है, यानी यह आवेश इस आवेश पर कितना अधिक बल लगा रहा है,
यह बताएगा कि इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यानी कि इस आवेश पर, यह आवेश कौन सा आवेश, दूसरा आवेश, ये कौन सा आवेश है, इस आवेश का नाम होता है परीक्षण आवेश। ये हमेशा धन आवेश होता है। तो इस परीक्षण धन आवेश पर यह आवेश कितना वैद्युत बल लगा रहा है उसको कहेंगे इस आवेश के क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश का क्षेत्र ये है, इस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश आया तो इस आवेश पे कितना वैद्युत बल लग रहा है, इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यह है एकांक परीक्षण धन आवेश, ये परीक्षण धन आवेश है, तो इस परीक्षण धन आवेश पे कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है उसको बोलेंगे इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, इस परीक्षण धन आवेश पर कितना बल लग रहा है, परीक्षण धन आवेश पर कितना वैद्युत बल लग रहा है, इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल ई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो गया, F/Q0, इसको बोलते हैं Q नॉट। Q नॉट मतलब, Q मतलब आवेश, O मतलब ऑब्जर्वेशन, यानी कि परीक्षण धन आवेश है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत बल ही होता है जो कि किसी एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करता है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होगा, मात्रक क्या होगा, देखो इसका मात्रक है न्यूटन और इसका मात्रक होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। तो जब यह एक वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, सदिश राशि में दिशा हो बताना बहुत जरूरी होता है। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, तो स्टूडेंट्स इसकी दिशा जो होता है वह हमेशा धन आवेश से बाहर की तरफ होता है। अगर धन आवेश के नजदीक कहीं ऋण आवेश है तो इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। अगर धन आवेश न हो के केवल ऋण आवेश है तो इसकी दिशा किसी बिंदु से उस ऋण आवेश की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखना है तो उस बिंदु से बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। कब, जब उस बिंदु के समीप कोई धन आवेश होगा। तो धन आवेश से बाहर की तरफ, अगर उस बिंदु के आसपास ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की तरफ, अगर धन और ऋण दोनों हैं तो धन से ऋण की तरफ होगा। तो किसी भी बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो हमेशा धन से बाहर की तरफ होगी या धन से माइनस ऋण की तरफ या ऋण की तरफ होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से बाहर की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ या केवल माइनस की तरफ होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम बात करेंगे कि आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आता है। तो इसके लिए तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश होगा तो उसके चारों तरफ कुछ दूरी पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं कि यह कोई बिंदु आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है, इसका मान है Q। अब इस आवेश से
कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, इस आवेश से कुछ दूरी पर यह है बिंदु P, यह बिंदु O है और यह बिंदु P है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा जिसकी दूरी है R, यहाँ से इसकी दूरी है R। तो R दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर इसकी तीव्रता कितनी होगी इसका अध्ययन करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता चलेगा? कोई परीक्षण धनावेश आएगा उस बिंदु पर, उस परीक्षण धन आवेश पर यह आवेश कितना बल लगाएगा, तब हमको पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। यानी एक परीक्षण धन आवेश लेना होगा, कहाँ पे? बिंदु P पे, क्योंकि बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसी बिंदु पर परीक्षण धन आवेश को रखा जाता है। तो हम लोग मान लेंगे, माना एकल बिंदु आवेश Q से R दूरी पर एक परीक्षण धन आवेश यानी Q0 स्थित है। तो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, अब दो आवेश किसी दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच हमेशा एक बल कार्य करेगा, वैद्युत बल जिसे कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू, पढ़े हैं पीछे कूलाम के नियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0 अपान दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ये हुआ। अब यह क्या हो गया? इस आवेश और इस आवेश के बीच कार्यरत बल, यानी यह आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है? इतना बल लगा रहा है। तो इस आवेश पर कितना बल लगा? इतना बल लगा। अब इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब कहेंगे? जब Q0 से क्या हो जाए? भाग हो जाए। तो क्या कर देते हैं कि इधर Q0 का गुणा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो F अपान Q0 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपान Q0, इसलिए F अपान Q0 की जगह क्या लिख देंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर। तो ये मिल गया एकल बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकल बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये है। इसका सदिश रूप देख लेते हैं। सदिश रूप, तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। जब भी सदिश रूप लिखते हैं तो यहाँ पे R का पावर 1 बढ़ा देते हैं और यहाँ पे वेक्टर R लिखते हैं। तो हो गया इसका सदिश रूप। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर हो गया। सदिश रूप में वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R क्यूब वेक्टर R। यानी कि हम देख रहे हैं कि अब देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ पूरा नियतांक है, तो यहाँ से क्या मिला कि वैद्युत क्षेत्र जो है वह समानुपाती है आवेश और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, लेकिन आवेश से अगर बिंदु की दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगा। तो ये रहा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ओके, अब इसकी बात पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा होगा वैद्युत द्विध्रुव। अब जितने भी टॉपिक होंगे सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट।
वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर एक बना निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव जब दो एक समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अत्यंत नजदीक लाया जाता है तो जो निकाय बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी दो बिंदु आवेश होंगे, दोनों का मान यानी परिमाण यानी मात्रा सेम होगा, एक ही होगा मात्रा, लेकिन उनका प्रकृति जो होता है वो अलग रहेगा। प्रकृति मतलब एक धन आवेश होगा तो दूसरा ऋण आवेश, यानी एक धन आवेश और उतनी ही मात्रा का एक ऋण आवेश अगर बहुत नजदीक होंगे तो जो निकाय बनेगा उसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा कि दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के अत्यंत समीप आने से बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों के अत्यंत निकट होने से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि जैसे एक बिंदु आवेश है यहाँ पे यह Q, और कुछ दूरी पर एक बिंदु आवेश है -Q, एक प्लस है एक माइनस है, ये भी Q है वो भी Q है, दोनों Q ही है, यानी दोनों का मान सेम है, बस एक प्लस और एक माइनस है। तो ये अगर अत्यंत नजदीक है तो इनसे जो निकाय बनेगा इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र O। द्विध्रुव की जो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई को 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों के अत्यंत नजदीक होने से जो निकाय बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु बोलते हैं केंद्र। वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल लंबाई उसको दिखाते हैं 2L से। ये होगा वैद्युत द्विध्रुव। तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण Q, यानी चाहे +Q चाहे -Q, दोनों का मान लिखेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। इसे P से दिखाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि होती है। तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L ये हुआ। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित, P बराबर Q इंटू 2L। अब यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक, और ये है L मतलब लंबाई यानी दूरी। तो आवेश और दूरी का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो ये कूलाम मीटर इसका मात्रक हुआ। अब यह एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की दिशा होती है, तो इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो यह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो केस पढ़ेंगे। पहला केस है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, यानी एट एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं, यह है द्विध्रुव,
इसमें दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू और उतना ही क्या होता है माइनस क्यू आवेश होता है। इसकी जो लंबाई होती है कुल लंबाई 2l होता है और यह है द्विध्रुव का केंद्र O, तो आधी लंबाई हो जाएगा l और इधर भी आधा हो जाएगा l, तो ये l है और यहाँ से यहाँ तक भी ये l है। तो ये द्विध्रुव की अक्षीय से मतलब इसके केंद्र से समांतर होकर जाने वाली रेखा, ये जो समांतर रेखा है इस द्विध्रुव के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं अक्ष। और इसी रेखा पे कोई बिंदु P स्थित है तो इस बिंदु P की स्थिति इसके अक्ष पर है, इसलिए बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो यह राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। हम केवल राइट साइड का ही अध्ययन करेंगे, लेफ्ट साइड उतना ही प्रभाव दिखाएगा। तो बिंदु या द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पे एक बिंदु P है जो कि अक्ष पे स्थित है, इसकी दूरी केंद्र से कितना है r है। तो इस बिंदु P की इसके केंद्र से जो दूरी है वह है r। तो बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है r और इसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो ध्यान रखेंगे कि उस बिंदु के चारों तरफ कुल कितने आवेश हैं। तो इस बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो इस बिंदु के चारों तरफ देखें कितने आवेश हैं। तो इस बिंदु के चारों तरफ देखिए एक आवेश ये माइनस है और एक प्लस है, यानी कि इस बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र काम करेंगे, एक माइनस का वैद्युत क्षेत्र और एक प्लस का वैद्युत क्षेत्र। तो हम मान लेते हैं कि जो माइनस का वैद्युत क्षेत्र है वह है E1 और जो प्लस का वैद्युत क्षेत्र है वह है E2। तो अब E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं। तो E1 क्या है, माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/4πε0 आवेश और बटे आवेश से बिंदु की दूरी। तो E1 यहाँ पे इस आवेश का है तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितना है नहीं मालूम हमको, तो यह दूरी r पता है इसके केंद्र से, और हमको दूरी चाहिए कहाँ से, आवेश से बिंदु दूरी। तो ये हमको पता है r यहाँ से, अगर r में से यह l जो कि यह इतना है अगर l घटा दे तो यहाँ से इसकी दूरी पता चल जाएगा। तो यानी इसकी दूरी कितना है r माइनस l, यहाँ से इसकी दूरी हो गया r माइनस l। तो क्या लिखते हैं, आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी है r माइनस l और इसका स्क्वायर r का स्क्वायर, तो q बटा r यहाँ पे नहीं है बल्कि r माइनस l है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही माइनस से जैसे था वैसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस के कारण यह था और प्लस के कारण क्या लिखा हुआ है E2। तो E2 बराबर क्या होता है 1/4πε0 फिर आवेश Q और बटे आवेश से बिंदु की दूरी, यहाँ से बिंदु की दूरी नहीं मालूम है हमको, दूरी इतना पता है, अगर इसी में l जोड़ दे तो दूरी पता चल जाएगा। तो r प्लस l, यहाँ से दूरी r है हमको चाहिए इस आवेश से दूरी, तो इस आवेश से दूरी नहीं पता है तो r में इतना l जोड़ दे तो ये पूरा दूरी हो जाएगा, तो r प्लस l, तो दूरी का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यानी कि बिंदु P पे दो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, एक E1 और एक E2। तो देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो बिंदु P पे काम कर रहा है E1 और E2 उसकी दिशा क्या है। तो आपको मालूम वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि तो उसकी दिशा बहुत जरूरी है। तो E1 की दिशा, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 की जो दिशा होगी इसको देखते हैं। तो E1 की जो दिशा होगी आप हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से बाहर की तरफ, अगर माइनस आवेश है तो माइनस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो यह माइनस आवेश है तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस की तरफ ही होगा, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र हो गया वो अंदर की तरफ हो गया माइनस की तरफ E1, और इसका वैद्युत क्षेत्र है E2 तो ये प्लस है, तो प्लस का वैद्युत क्षेत्र किधर होता है बाहर की तरफ, तो ये हो गया प्लस का वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। अब इस बिंदु P पे दो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों सदिश राशि हैं। तो जब एक ही बिंदु पे दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसका परिणामी सदिश क्या होता है, घट जाता है। तो बिंदु P पर
परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, मान लेते हैं परिणामी क्या है ई, और ई बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा E1 माइनस E2, जो बड़ा होगा उसी में से घटा देंगे। कौन बड़ा होगा, जिससे बिंदु की दूरी कम होगी, दूरी कम तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कम है, इस आवेश से बिंदु दूरी ज्यादा है, तो जिससे दूरी ज्यादा उसका वैद्युत क्षेत्र कम, यानी E2 कम होगा और E1 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए E1 में से E2 घटा देते हैं, तो वैल्यू घटा देते हैं। E1 का वैल्यू समीकरण 1/4πε0 Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का वैल्यू समीकरण 2 से इसी को सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो E बराबर 1/4πε0, देखिए दोनों में है तो Q भी कॉमन कर लेते हैं, तो Q/4πε0 कॉमन हो गया, तो बच्चा क्या है यहाँ से 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब केवल सरल कर देना है, तो E बराबर क्या मिला, Q/4πε0, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R प्लस L का स्क्वायर, और फिर R माइनस L का होल स्क्वायर, एलसीएम, तो 1/4πε0 Q/4πε0, देखिए इस पूरी को a समझिए, a स्क्वायर, फिर माइनस इस पूरे को b समझिए, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, अदर ब्रैकेट में a माइनस b, जैसे ही माइनस करेंगे ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपान इन दोनों का, देखिए ये पूरे को a समझिए, इस पूरे को a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, जब पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में पावर ले देते हैं, तो r प्लस L और इंटू R माइनस L, पहले मल्टीप्लाई करके बाद में जो पावर है लिख देते हैं, तो E बराबर Q/4πε0, अब देखिए L से L कैंसिल, यहाँ से R से R कैंसिल, तो R और R मिलके यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स R, फिर ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, L और L मिलके 2 टाइम्स ऑफ L अपान, अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर है पहले से। अब लिखते हैं, चूंकि जो R होता है वह मीटर में होता है और जो L होता है यह आवेश के बहुत होने से द्विध्रुव बनता है, तो द्विध्रुव की लंबाई है L, तो L जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है और R जो होता है मीटर में, तो मीटर बहुत बड़ा हो गया और एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा, तो बहुत बड़े के स्क्वायर में से बहुत छोटा घटाएंगे तो बहुत छोटा आएगा, यानी R जो है बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर में से अगर L स्क्वायर घटाएंगे तो केवल R स्क्वायर ही मिलेगा, तो क्या मिला यहाँ से E बराबर Q/4πε0 2R इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, जब केवल R स्क्वायर, और यहाँ से पहले से स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब क्या मिला, E बराबर 1/4πε0, ये Q को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2R इंटू Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R⁴, तो R से एक R कैंसिल, तो E बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0 Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और इसमें पहले 2 बचा है तो 2P अपान R⁴ में से एक कैंसिल हो गया, बचा क्या R⁴, तो ये मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ P क्या है, Q इंटू 2L यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4πε0 2P/R3, तो ये रहा पूरा कैलकुलेशन।